दोस्तों आवाज नीचे कर लो और कान खोलकर सुनो, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि इतिहास का वो सच है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जयशंकर ने यूएनएससीसी में ऐसा बवाल मचाया कि दुश्मन देशों के चेहरे उतर गए और जो लोग भारत को नीचा दिखाने के सपने देख रहे थे उनकी नींद हराम हो गई। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। आप लोग कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को बहुत ज्यादा लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, घंटी बजाते हो, लेकिन जब हम अपने देश भारत की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम अपने भारत देश का परचम पूरी दुनिया में लहराने की कहानी आप तक पहुंचाते हैं, तब आप लोग उतना सपोर्ट नहीं करते, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। और यही देखकर दिल दुखता है कि आखिर हम लोग कहां खड़े हैं। हमें फिजूल की चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बात आती है अपने देश की तो हम पीछे हट जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह गलत है? इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा और वो देखकर आप खुद शर्मिंदा हो जाओगे। उस ग्राफ में साफ दिखता है कि 77.7% लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं, पूरा देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सोचिए दोस्तों, कितनी मेहनत से हम आपके लिए रिसर्च करते हैं, पूरी दुनिया के मंचों से भारत की आवाज आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब का एक बटन दबाने में भी पीछे हट जाते हो। मैं रजत शर्मा हूं और मैंने आज तक कभी अपने दर्शकों से सब्सक्राइब करने की भीख नहीं मांगी, लेकिन जब मैंने यह ग्राफ देखा कि लाखों लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन उनमें से मुश्किल से 20-25% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तब मुझे कहना पड़ा। और आज मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं कि अगर आप सच में भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप सच में मानते हैं कि यह देश आपकी शान है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखिए, भारत माता की जय। क्योंकि हमें दुनिया को यह दिखाना है कि जब बात भारत की आती है तो हम सब एकजुट होकर खड़े होते हैं। तो दोस्तों अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशाल हॉल में घटित हुई और जिसने भारत का रुतबा पूरी दुनिया के सामने और ऊंचा कर दिया। न्यूयॉर्क का वो दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का हॉल खचाखच भरा हुआ था, चारों तरफ कैमरों की फ्लैश चमक रही थी और हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी थी कि आज कौन सा देश किस अंदाज में अपनी बात रखने वाला है। मंच पर माहौल बेहद गंभीर था, माहौल इतना भारी था कि सांसें तक महसूस हो रही थीं और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हॉल को हिला दिया। यूनाइटेड नेशंस जैसा सबसे बड़ा मंच, जो हमेशा गंभीर और संतुलित बहस के लिए जाना जाता है, अचानक किसी राजनीतिक अखाड़े की तरह लगने लगा। एक तरफ तुर्की के प्रतिनिधि खड़े हुए और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, और फिर शुरू हुआ ऐसा शब्द युद्ध जिसने पूरे हॉल का माहौल बदल दिया। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह वही मंच है जहां पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहती हैं, जहां कही गई एक एक लाइन अगले दिन पूरी दुनिया की सुर्खियों में छा जाती है। और वहां पर भारत और तुर्की के बीच जो टकराव हुआ उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह नया भारत किस हद तक अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए तैयार है। अब असली मुद्दा समझिए। असल में काफी समय से चर्चा चल रही है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हर क्षेत्र में, चाहे अंतरिक्ष हो, रक्षा हो या टेक्नोलॉजी, भारत अपनी ताकत साबित कर चुका है। ऐसे में भारत का स्थायी सदस्य बनना कोई चौंकाने वाली बात नहीं, बल्कि समय की मांग है। लेकिन दुनिया की राजनीति इतनी सीधी नहीं होती, जहां कुछ देश इस विचार का समर्थन करते हैं, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें भारत का आगे बढ़ना बिल्कुल रास नहीं आता
और उन देशों में सबसे बड़ा नाम है तुर्की। अब सोचिए दोस्तों, जब संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता की चर्चा हुई तो तुर्की के प्रतिनिधि अचानक खड़े हो गए और उन्होंने भारत पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है, भारत अपने पड़ोसियों से रिश्ते खराब करता है और भारत पश्चिमी देशों के नियम मानने से इनकार करता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि यह वही तुर्की है जिसके राष्ट्रपति एर्दोगान कुछ साल पहले खुले मंच से कहते थे कि अगर भारत जैसा देश स्थायी सदस्य बन जाए तो यह पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन अब वही तुर्की भारत की राह में रोड़े अटका रहा है। यह राजनीति का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। लेकिन असली खेल तो यहां से शुरू हुआ। जैसे ही तुर्की ने यह आरोप लगाए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हुए पूरे हॉल की नजरें उनकी तरफ थीं। वहां मौजूद लोग जानते थे कि अगर भारत चुप रहा तो यह आरोप पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाएंगे और भारत की छवि धूमिल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखिए, यह नया भारत है, यह वो भारत नहीं जो चुपचाप सुनकर रहा। जयशंकर ने माइक उठाया और तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया। जयशंकर ने जब माइक उठाया तो पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर कोई बस यही देखना चाहता था कि भारत के विदेश मंत्री इन आरोपों का किस तरह से जवाब देंगे, क्योंकि यह कोई साधारण आरोप नहीं थे। अगर भारत खामोश रह जाता तो यह बातें दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियां बन जाती और भारत की छवि पर सवाल उठ जाते। लेकिन दोस्तों, यह नया भारत है और नया भारत चुप नहीं रहता। जयशंकर ने सीधे और कड़े शब्दों में कहा कि जिस तुर्की की सरकार खुद आतंकवादियों को पनाह देती है, उस देश को इंसानियत और मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं है। यह सुनते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। हर कोई जयशंकर के इस सीधा और दमदार जवाब से हैरान था, क्योंकि पहले भारत ऐसे मंचों पर हमेशा संयमित भाषा का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब भारत का अंदाज बदल चुका है। जयशंकर ने यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि तुर्की को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर को देखना चाहिए। वहां महिलाओं की हालत कैसी है, अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार होता है और इतिहास में किस तरह आर्मेनियाई और ग्रीक समुदायों को मिटा देने की कोशिश की गई। ये सब बातें जयशंकर ने इतने ठंडे और संतुलित लहजे में कहीं कि उनके शब्द तीर की तरह लगे और सीधे निशाने पर जा लगे। दोस्तों, उस वक्त तुर्की के प्रतिनिधि का चेहरा देखने लायक था। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था और पूरी दुनिया ने यह देख लिया कि भारत अब किसी भी मंच पर दबने वाला नहीं है। यह वही भारत है जिसने ठान लिया है कि अब सवालों का जवाब सवालों से ही दिया जाएगा, आरोपों का जवाब तथ्यों से दिया जाएगा और किसी भी देश को भारत की छवि खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जयशंकर का यह जवाब सिर्फ तुर्की के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी देशों के लिए संदेश था जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। जयशंकर ने यह भी साफ कहा कि भारत की राह कोई रोक नहीं सकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी ताकत उसकी जनता है। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जो भारत की प्रगति के रास्ते में स्थायी रुकावट डाल सके। और जो लोग यह सोचते हैं कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट मिलने से रोक देंगे, वे यह भूल रहे हैं कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आज नहीं तो कल भारत अपनी सीट हासिल करके रहेगा और यह पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, जयशंकर का यह जवाब महज एक भाषण नहीं था। यह एक ऐलान था कि भारत अब वैश्विक राजनीति में साइड कैरेक्टर नहीं बल्कि लीड रोल में है। इस जवाब ने न केवल तुर्की को चुप कराया, बल्कि दुनिया भर के राजनयिकों को यह संदेश भी दिया कि भारत अब अपने सम्मान और आत्मसम्मान के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। और यह देखना वाकई गर्व की बात थी कि हॉल में मौजूद कई देशों के प्रतिनिधियों ने जयशंकर के इस बयान के बाद तालियां बजाईं और सिर हिलाकर सहमति जताई। अब जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक भारत को एक शांत देश माना जाता था जो हमेशा संतुलन की बात करता था। लेकिन जब बार बार झूठ फैलाकर भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो नया भारत चुप नहीं रहता और यह बदलती हुई छवि ही दुनिया के लिए सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन दोस्तों, ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया और इस बार उसने ओआईसी यानी इस्लामिक देशों के संगठन में एक बैठक बुला ली। इस बैठक में पाकिस्तान के साथ तुर्की भी शामिल हुआ, अजरबैजान भी जुड़ गया, नाइजर भी आया और सबसे बड़ा नाम था सऊदी अरब। अब यह बात भारत के लिए चौंकाने वाली थी।
क्योंकि सऊदी अरब को भारत हमेशा से अपना करीबी दोस्त मानता आया है और दोनों देशों के रिश्ते बहुत गहरे रहे हैं। तेल की सप्लाई से लेकर भारतीय मजदूरों तक हर स्तर पर भारत और सऊदी अरब का रिश्ता मजबूत रहा है। लेकिन इस बार सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया और यह भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था। अब सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया? क्या यह पाकिस्तान का दबाव था? क्या यह तेल की राजनीति थी या फिर सिर्फ भारत पर दबाव बनाने की चाल थी? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोस्तों कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। यहां सब कुछ हितों के हिसाब से चलता है और यही वजह है कि सऊदी अरब ने इस बार पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन भारत भी चुप रहने वालों में से नहीं है। जयशंकर ने तुरंत कूटनीतिक मोर्चा संभाला। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उन्होंने सिर्फ 2 दिनों में 12 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इनमें अमेरिका, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश शामिल थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल साउथ के 25 से ज्यादा देशों के साथ ग्रुप मीटिंग भी की। यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह दिखाता है कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी मजबूत हो चुकी है और कैसे भारत अब दुनिया के हर मंच पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। पाकिस्तान और तुर्की के आरोपों का असर उल्टा हुआ और ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हो गए। जयशंकर का अंदाज ही कुछ ऐसा है। उनके शब्द तलवार की तरह चलते हैं, लेकिन उनकी भाषा हमेशा शालीन रहती है। यही वजह है कि उनका हर जवाब असरदार साबित होता है। उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान दोनों को आईना दिखाया और सऊदी अरब को भी यह समझा दिया कि भारत को नजरअंदाज करना अब किसी के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की आदत तो आप जानते ही हैं। कश्मीर का नाम लिए बिना उसका खाना भी हजम नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, G20 हो, ब्रिक्स हो या कोई भी बड़ा आयोजन, पाकिस्तान हमेशा वही रटा रटाया बयान दोहराता है और इस बार भी वही हुआ। तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान ने OIC यानी इस्लामिक देशों के संगठन में भारत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत वहां अल्पसंख्यकों को दबा रहा है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश जो खुद आतंकवाद की फैक्ट्री है, जो अपने ही अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रहा है, वो भारत को इंसानियत का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का यह ढोंग नया नहीं है, लेकिन इस बार इसमें सऊदी अरब जैसे बड़े देश का शामिल होना भारत के लिए थोड़ा चौंकाने वाला जरूर था, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते दशकों से बहुत मजबूत रहे हैं। करोड़ों भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं और वहां से भारत को तेल की सप्लाई होती है। आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों स्तर पर दोनों देशों का रिश्ता काफी गहरा रहा है। ऐसे में जब सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा, तो भारत में यह सवाल उठना लाजमी था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होता। हर देश अपने हितों के हिसाब से फैसले करता है। सऊदी अरब ने भी वही किया। उसे लगा कि इस बार पाकिस्तान के साथ खड़ा होना उसके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एक तरफ वो इस्लामिक दुनिया का लीडर बना रहना चाहता है, दूसरी तरफ तेल की राजनीति भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन भारत भी अब पहले जैसा नहीं है जो चुपचाप यह सब देखता रहे। विदेश मंत्री जयशंकर ने उसी वक्त कूटनीतिक चाल चली। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उन्होंने 2 दिनों के भीतर 12 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और लगातार यह मैसेज दिया कि भारत पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल साउथ के 25 से ज्यादा देशों के साथ ग्रुप मीटिंग भी की। यह दिखाता है कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी आक्रामक और सक्रिय हो चुकी है। सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की ये समझ रहे थे कि उन्होंने सऊदी अरब को अपने साथ खड़ा करके भारत पर दबाव बना लिया है, लेकिन हुआ उल्टा। जितने देश उन्होंने सोचे थे, उससे कहीं ज्यादा देश भारत के पाले में आ गए, क्योंकि जयशंकर ने तर्क और तथ्यों के साथ भारत का पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और वहां जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो विकास और शांति के लिए हैं, न कि किसी अल्पसंख्यक को दबाने के लिए। और जब यह बातें जयशंकर जैसे मजबूत और आत्मविश्वासी नेता की जुबान से आती हैं, तो दुनिया उन्हें गंभीरता से सुनती है। यही कारण है कि पाकिस्तान और तुर्की की सारी मेहनत बेकार चली गई। अब यहां एक और दिलचस्प बात समझने की है। पाकिस्तान यह जानता है कि अकेले उसकी आवाज की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए वो हमेशा तुर्की जैसे देशों को आगे करता है और कभी सऊदी को भी खींच लाता है। लेकिन भारत का कद अब इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान की यह चालें ज्यादा देर नहीं चलती। भारत ने पिछले कुछ सालों में हर बड़े देश के साथ अपने रिश्ते गहरे किए हैं। अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, रूस हो या फिर अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी।
देश भारत ने हर जगह अपनी पकड़ मजबूत की है और यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान झूठ बोलने की कोशिश करता है तो तुरंत कोई न कोई देश भारत के पक्ष में खड़ा हो जाता है। सऊदी अरब का मामला भी कुछ ऐसा ही रहा। भारत ने तुरंत वहां अपने डिप्लोमेट्स को एक्टिव किया और यह मैसेज दिया कि अगर सऊदी अरब लंबे समय तक पाकिस्तान जैसे असफल देश के साथ खड़ा रहेगा तो उसके अपने हितों को भी नुकसान होगा, क्योंकि भारत सऊदी का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और भारत में सऊदी अरब के अरबों डॉलर के निवेश लगे हुए हैं। ऐसे में भारत को नजरअंदाज करना सऊदी के लिए नामुमकिन है। यह बात सऊदी भी अच्छी तरह जानता है और इसीलिए जल्द ही उसने अपनी भाषा नरम कर दी। दोस्तों, यहां से एक बड़ा सबक मिलता है कि आज का भारत कूटनीति के खेल में किसी से पीछे नहीं है। पहले जो काम पश्चिमी देश करते थे, अब वही काम भारत भी उसी आक्रामकता और आत्मविश्वास के साथ कर रहा है। जयशंकर की यही सबसे बड़ी ताकत है। वो जहां जाते हैं वहां अपने विरोधियों को शब्दों के वार से मात दे देते हैं और अपने दोस्तों को भरोसा दिलाते हैं कि भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। अब सोचिए, पाकिस्तान और तुर्की यह सपना देख रहे थे कि उन्होंने भारत को यूएन में घेर लिया है, लेकिन सच यह है कि भारत ने इस मौके को भी अपने पक्ष में बदल दिया। जयशंकर ने न सिर्फ भारत की छवि को बचाया बल्कि और ज्यादा देशों को अपने साथ खड़ा कर लिया। यही नया भारत है दोस्तों, जो हर मुश्किल को मौके में बदल देता है। यही कारण है कि आज दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अहम खिलाड़ी बन चुका है और यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारत ने अपनी विदेश नीति को आक्रामक और आत्मनिर्भर बना लिया है। दोस्तों, जब सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया और तुर्की भारत पर आरोपों की बौछार कर रहा था, तब बहुत से लोगों को लगा कि भारत इस बार शायद रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन यह सोचने वाले भूल गए कि अब समय बदल चुका है। अब भारत किसी भी झूठे आरोप को चुपचाप सहने वाला नहीं है और यह साबित कर दिखाया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क पहुंचते ही उन्होंने ऐसा कूटनीतिक मोर्चा संभाला कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। सिर्फ 2 दिनों के भीतर उन्होंने 12 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। सोचिए दोस्तों, यह कोई साधारण काम नहीं है। हर मुलाकात सिर्फ औपचारिकता नहीं थी बल्कि भारत के हितों को सामने रखते हुए ठोस बातचीत हुई। अमेरिका जैसे महाशक्ति देश से लेकर छोटे द्वीपीय देशों तक सबके साथ जयशंकर ने अलग अलग मुद्दों पर बात की। अमेरिका के साथ भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सिंगापुर और नीदरलैंड्स के साथ व्यापार और टेक्नोलॉजी को लेकर समझौते हुए। श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें हुईं। इतना ही नहीं, जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल साउथ के 25 से ज्यादा देशों के साथ ग्रुप मीटिंग भी की। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। ग्लोबल साउथ के देश जो लंबे समय से खुद को नजरअंदाज महसूस करते थे, वे अब भारत की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं क्योंकि भारत उनकी आवाज भी दुनिया तक पहुंचा रहा है। दोस्तों, यह वही भारत है जो कभी सिर्फ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा था, लेकिन आज वही भारत गुटों से ऊपर उठकर दुनिया के हर मंच पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। जयशंकर का अंदाज ही कुछ अलग है। वो जहां जाते हैं वहां उनकी बातों को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। वो आंकड़ों और तथ्यों से बात करते हैं, भावनाओं के साथ तर्क जोड़ते हैं और सामने वाले को ऐसा जवाब देते हैं कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। यही वजह है कि जब उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया तो पूरी दुनिया ने उनकी बातों पर ध्यान दिया और कई देशों ने भारत के पक्ष में आवाज बुलंद की। दोस्तों, यहां समझना होगा कि विदेश नीति सिर्फ भाषणों से नहीं बनती, इसके पीछे सालों की तैयारी होती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हर बड़े देश के साथ अपने रिश्तों को गहरा किया है। अमेरिका के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी साझेदारी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड ग्रुपिंग, फ्रांस के साथ न्यूक्लियर और स्पेस सहयोग, रूस के साथ एनर्जी और हथियारों का व्यापार, अफ्रीकी देशों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल मदद, लैटिन अमेरिका के साथ फार्मा और आईटी का सहयोग। यह सब दिखाता है कि भारत ने हर दिशा में अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। दोस्तों, अब वो दौर चला गया जब भारत को एक सॉफ्ट नेशन कहा जाता था जो हर जगह सिर्फ शांति और संयम की बातें करता था। अब भारत शांति की बात तो करता है लेकिन उसके साथ अपनी ताकत भी दिखाता है। यही नया भारत है जो अपनी शर्तों पर खेलता है। गलवान की घटना को याद कीजिए, कैसे भारत ने चीन को करारा जवाब दिया।
G20 की मेजबानी को याद कीजिए, कैसे भारत ने पूरी दुनिया को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब UN में जयशंकर का जवाब, ये सब घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि भारत अब किसी भी मंच पर दबने वाला नहीं है। जयशंकर की मुलाकातों का असर तुरंत दिखा। पाकिस्तान और तुर्की के आरोपों का कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा असर हुआ कि और ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बोलता है। भारत हमेशा न्याय और बराबरी की बात करता है, और यही वजह है कि उसे वैश्विक समर्थन मिल रहा है। यहां तक कि जो देश पहले भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर खामोश रहते थे, वे भी अब खुलकर भारत का समर्थन करने लगे हैं। दोस्तों, यह बदलाव यूं ही नहीं आया। इसके पीछे भारत की बदली हुई विदेश नीति है। पहले भारत की छवि एक सॉफ्ट स्पोकन नेशन की थी, लेकिन अब भारत सॉफ्टनेस और स्ट्रांगनेस दोनों का सही संतुलन बना चुका है। यही कारण है कि जब जयशंकर जैसे नेता बोलते हैं तो उनके शब्दों में गहराई भी होती है और दृढ़ता भी। वो कहते हैं कि भारत अब साइड कैरेक्टर नहीं, बल्कि लीड रोल में है। और सच मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हकीकत है। आज भारत की आवाज वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन, टोक्यो से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक गूंज रही है। यही भारत की असली ताकत है। दोस्तों, अब हम इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। यह हिस्सा बताता है कि नया भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं है। अब भारत सवालों का जवाब देता है। अब भारत आरोपों का सामना करता है और हर झूठ का करारा जवाब उसी मंच पर देता है जहां उसे लगाया जाता है। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश आज भी सोचते हैं कि झूठ फैलाकर, कश्मीर का नाम लेकर और सस्ती राजनीति करके भारत की राह रोक सकते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह 21वीं सदी का भारत है। यह भारत अब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करता। यह भारत अपनी छवि को धूमिल नहीं होने देता, और यह भारत अब किसी का मोहरा नहीं बनता। दोस्तों, यह वही भारत है जिसने ठान लिया है कि अब किसी भी मंच पर वह दबेगा नहीं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो, चाहे किसी देश की धमकी हो। भारत अपनी शर्तों पर रहेगा, और यही कारण है कि जयशंकर जैसे नेता अब दुनिया में भारत की पहचान है। उनकी एक एक बात ने न सिर्फ तुर्की की बोलती बंद कर दी, बल्कि उन तमाम देशों को भी आईना दिखा दिया जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और जब सऊदी अरब जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, तो भारत ने तुरंत कूटनीतिक मैदान में कदम रखा और दर्जनों देशों को अपने पाले में खींच लिया। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि उस डिप्लोमेसी की मिसाल है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। दोस्तों, यह समय है जब हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। भारत की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है, और यह केवल आर्थिक या सैन्य ताकत नहीं है, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत भी है। आज भारत की आवाज सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन, टोक्यो से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक गूंज रही है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर भारत की दावेदारी को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का हर देश जान चुका है कि भारत को स्थायी सदस्यता देने का मतलब सिर्फ भारत की ताकत को बढ़ाना नहीं, बल्कि दुनिया की शांति और स्थिरता को मजबूत करना है। क्योंकि भारत वह मुल्क है जो हमेशा न्याय, शांति और बराबरी की बात करता है। यही कारण है कि भविष्य में चाहे देर हो या जल्द, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सीट हासिल जरूर करेगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह नई भारत की कहानी है। एक ऐसा भारत जो डरता नहीं, रुकता नहीं और दबता नहीं। एक ऐसा भारत जो अपने दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देता है और अपने दोस्तों को भरोसा दिलाता है कि वह हर हाल में मजबूती से खड़ा रहेगा। यही नया भारत है, और यही हमारी असली पहचान है। अब आपसे सिर्फ एक निवेदन है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का समय आ चुका है और भारत को कोई ताकत रोक नहीं सकती, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखिए, भारत माता की जय। क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह हमारी भावना है, यह हमारी शान है। जय हिंद,